जैसे भगवान राम है, उनके उस वक्त जब पैदा हुए उनकी ग्रहों की दशा क्या थी, उनकी ग्रहों की दशा से मैं कहूँ कि हम उसके समय को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं तो दो वहाँ पर कौरव और पांडव, जी जी, कौरव और पांडव की लड़ाई होती है। कौरव पांडव जो है दोनों के धर्म तो एक ही थे। जी, तो मेरा धर्म जो है मेरा कर्तव्य है, ठीक है, वो तो पढ़ाया जाना चाहिए, कर्तव्य है। जो पढ़ाई का जो लेवल जो है वो इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि वो किसी के यहाँ केवल नौकरी करने के काबिल बने, वो नौकरी करवाने के लायक भी बने, नौकरी मुझे कहते हैं कि देने वाला भी बने। उसको देखिए, ये नहीं है कि बच्चे सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि मैंने रास्ता तय खुद मैंने किया है, लेकिन हेल्प तो मुझे मिली है ना कहीं से। यदि मैं हिंदुस्तान में हूँ तो मुझे हिंदी आती है तो मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। साधारण से असाधारण का सफर एनजेपी इंडिया पर आज आप जिनकी कामयाबी का सफरनामा देखने व सुनने जा रहे हैं, उन्हें लेकर यही कहा जा सकता है। आप जानते हैं, हम हर रविवार को एक ऐसे शख्स की सफलता की कहानी लोगों के बीच लेकर पहुंचते हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरक रहा हो, जिन्होंने जीवन में लीक से हटकर कुछ खास किया हो, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी अन्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी नाम से एनजेपी के मंच पर दिखाए जाने वाला यह 40वां एपिसोड है। इस बार के एपिसोड के हमारे नायक हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। हरियाणा के यमुनानगर के साधारण परिवार से निकलकर असाधारण ऊंचाई छूने वाले प्रोफेसर टंकेश्वर प्रसाद इस समय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति का दायित्व निभा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान और प्रशासनिक प्रबंधन का 37 वर्ष लंबा अनुभव रखने वाले प्रोफेसर टंकेश्वर पहले 5 वर्ष से अधिक समय तक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुलपति रहे और इसके बाद 22 जुलाई 2021 से केंद्रीय विश्वविद्यालय की कमान संभाले हुए हैं। एक संस्था की ओर से पिछले दिनों उन्हें वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान भी दिया गया। कुल 50 कुलपतियों के बीच उन्हें चुना जाना एक बड़ी उपलब्धि रही। बीच में इन्होंने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और दीन बंधु सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। भौतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर से सफर शुरू करने वाले टंकेश्वर ने अपने सेवा काल के दौरान छात्रों के विकास के लिए बहुत कुछ किया। इनके सैकड़ों रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी खास बात भारतीय ज्ञान परंपरा को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है। उनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर शब्दों की सीमा है। कोमल राव का सादर अभिवादन स्वीकार करें और आगे पूरे ध्यान से सुनिएगा एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद की प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार से हुई बातचीत। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। एनजेपी के मंच पर आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम बातचीत के लिए समय दिया आपने। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन, स्कूलिंग, वो कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, जो आपका जो अध्याय का जो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई? देखिए, स्कूलिंग मेरी एक मैं कहूँगा कि रूरल एरिया है, वहाँ पर से शुरू हुई और मैं रूरल एरिया के स्कूल में ही 10वीं तक पढ़ा हूँ, डीएवी स्कूल में। जी जी। और उसके बाद कंदलाल नेशनल कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी, प्री इंजीनियरिंग यहाँ पर यमुनानगर में, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करी बीएससी तक। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मास्टर डिग्री। जी जी। उसके साथ ही हमने जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर किया और पीएचडी ज्वाइन करी। तो पीएचडी ज्वाइन करने के बाद जो है मैं 1 साल पोस्ट डॉक करने इटली चले गया जी। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पर मेरे को जॉब भी मिल गई हिमाचल प्रदेश में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ से फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर गए असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ से फिर अब तक चल रहा है। पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी थी आपके पास, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दोनों में काम करने के अपने अपने चैलेंजेस थे। हिसार में तो मेरे ख्याल से 5 साल से भी ज़्यादा का समय आपका रहा है। तो
हिसार के बारे में कुछ नया जो वहाँ हो पाया, जो हम अपने दर्शकों को बता सकें कि हिसार यूनिवर्सिटी में रहते हुए प्रोफेसर साहब के माध्यम से ये लोगों को मिला जो। देखिए, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय था, और उसमें जो है सर्वप्रथम मैंने जो सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये लगा कि सबसे पहले मुझे विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा जो कहते हैं कि पढ़ने का और उनके लिए एकेडमिक माहौल तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लगा और विद्यार्थियों को अपने साथ लिया। मैंने कभी भी टीचर से ये नहीं कहा कि उनको ये करना है, मैं हमेशा विद्यार्थियों के साथ रहा और विद्यार्थी जो जो कहते थे वो उसी के हिसाब से मैं चलता था। और मैंने फिर उसमें जो बहुत सारे जो परिवर्तन किए कि कैसे जो है हम अपने जो टीचर्स की डिमांड आती थी वो टीचर की डिमांड मैं पूरी करता था, जो भी हो, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे टीचर की पोस्ट फिल करने की हो, तो सबकी ज़रूरतों को समझा बारीकी से, जो उनको पूरा किया। टीचरों की ज़रूरतों को समझते हुए जिससे जो विद्यार्थी जो सीखना चाहते थे उनको सीखने का एटमॉस्फेयर जो मैंने क्रिएट किया। उसके अलावा जो मैं बहुत सारी बातें जो हैं जो सभी को नज़र आती हैं वो कर सकते हैं कि उसका जो रैंकिंग में था उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए जो सारे काम थे वो करिए। मैंने बहुत सारे जो शुरू में वहाँ कोर्सेज शुरू किए, 5 ईयर डिग्री जो कोर्स था मैंने वहाँ पर, मैं पहले ही हरियाणा में पहला गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय था जहाँ पर ऐसे 5 ईयर डिग्री कोर्स शुरू किए। और वो कोर्स जो है बाद में इंटीग्रेटेड रूप में 4 ईयर डिग्री कोर्स के रूप में एनईपी में बाद में आए। जी। हमने तो वहाँ पर उसका एनईपी से पहले लागू कर, एनईपी से मैंने 2015 से कर दिया, एनईपी तो 20 से आए, मैंने 16 से शुरू कर दिए थे वो। एक चर्चा चलती है लॉर्ड मैकाले को लेकर के, बहुत लंबे समय से बहुत सारे संगठन इसके विरोध में रहते हैं कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो है हमारे भारत में लागू रही। आप बहुत समय से अध्यापन में हैं, शुरुआत आपकी जो काफ़ी पहले हो गई थी। वो दौर और अब दौर एजुकेशन में क्या बदलाव देखते हैं, क्या अब तक बदलाव आया, उसको अपने शब्दों में आप बताएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे सबसे बड़ी मैंने बताया ना कि विद्यार्थियों से जुड़कर चलना चाहिए। विद्यार्थियों को ये एहसास होना चाहिए कि यदि वो अच्छा कुछ सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ उनके पास कोई, मैं कहूँगा कि ज्ञान आ जाएगा, तो जिन ज्ञान के साथ साथ यदि उनमें कोई निपुणता आ जाएगी, कोई स्किल आ जाएगी, और तब उनको जॉब मिल जाएगी। यदि उनमें ये विश्वास आ जाए कि यदि पढ़ने और करने से बाद, निपुणता के बाद उनमें जॉब मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। यदि कहा जाए कि ये केवल, जैसे आपने मैकाले की बात करी, कि तो हमारी जो पढ़ाई का जो लेवल जो है वो इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि वो किसी के यहाँ केवल नौकरी करने के काबिल बने, वो नौकरी करवाने के लायक भी बने, नौकरी मुझे कहते हैं कि देने वाला भी बने, उस स्वावलंबन और आत्मनिर्भर लाभ की शिक्षा हमें देनी चाहिए, उस टाइप की शिक्षा देनी चाहिए। अभी हम यहाँ पर एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, जो आपका उस समय का परिवेश था। मुझे लगता है उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम लोग भेज पाते थे उस समय। आपके घर परिवार को लेकर के, जो उस समय परिवार ने, आपके भाइयों ने, आपके माता पिता ने क्या सोचा था इस बारे में, आपको वो बताते होंगे उस दौर की बातें, तो कि भाई क्या इनको पढ़ाई करके शहर भेजा जाए, कब भेजा जाए? देखिए, मैं परिवार में अपने परिवार में बहुत अपने ये कहूँगा मैं सबसे छोटा वो हूँ, सदस्य था, और मुझे कि मैं केवल देखता रहता था, और मैं खुद ही मैं कहूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये बात तो उस हिसाब से नहीं ठीक होगी, लेकिन मुझे जो है जो भी है कि मैंने कैसे ये रास्ता, मेरा जानने का अभिप्राय ये है कि इस सफ़रनामे में किसी का मार्गदर्शन रहा ठोस कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए, और या स्वयं जो है अपना ये था कि मैं अपने फैसले अपने आप ले रहा हूँ? मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं स्वयं का ही है, बट लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि मुझे दूसरों से मदद नहीं मिली है। दूसरों से सबसे मदद मिली है, चाहे किसी रूप में मिली हो, लेकिन रास्ता मैंने ये खुद ही अपने आप ही तय किया है कि मैंने यहाँ पर जाना है। हो सकता है मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिल गया था, मुझे छोड़ना पड़ा, मुझे इस तरफ आना पड़ा, क्योंकि ये लगता था कि ये रास्ता जो सस्ता और आसान है, जहाँ तक मेरा परिवार इसे अफोर्ड कर सकता है, मैं इसे आगे बढ़ सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे करके अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा। मान लीजिए एक मंदिर है और श्रद्धालु जा रहे हैं वहाँ पर शराब चढ़ाई जा रही है,
दूसरे श्रद्धालु आते हैं, वो कहते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। ये जो नीरछीर विवेक का दायित्व ये कौन निभाएगा? जो है मैं ये कह रहा हूँ, टीचर ही बता सकता है। कच्ची पौध है बच्चे, तो जो है उनमें सही गलत का निर्णय उस दिशा में इस दौर में क्या कुछ हो रहा है, वो हम जानना चाह रहे हैं कि बच्चों का जो मानसिक विकास जो है, वो मानसिक विकास तो ये बच्चे में क्यूरियसिटी पैदा हो, क्वेश्चन पैदा हो, सवाल पैदा हो। बच्चा सवाल करेगा या तो एक रटा रटाया, वो तो अनुगामी हो गया। जो तो बच्चे अनुगामी बने या अपने फैसले खुद लें और विवेक से उस बात का जज करें, तो उसकी क्या शिक्षा पद्धति में अब उसका जो है क्या कुछ प्रावधान है? अभी बच्चों को देखिए, ये नहीं है कि बच्चे सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि मैंने रास्ता तय खुद मैंने किया है, लेकिन हेल्प तो मुझे मिली है ना कहीं से, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह जो है बच्चों को भी चाहिए कि वो अपना रास्ता तय करें और उस हिसाब से अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करें। हमारे बच्चे जो है हमें लगता है कि वो कहते हैं कि हमें ये करना है, हम उसको देखते हैं कि ये कर सकता है, तो उसी को तभी रास्ते पे डालना चाहिए। हम अपनी ही यदि अपनी बात जो है यदि हम कहें कि हम बच्चों पर थोपेंगे, वो गलत बात है। बच्चों को पहचानना भी चाहिए। बच्चे के ये बच्चा कई बार बच्चा गलत होता है कि बच्चा ये कहता है मैं ये बनूंगा, ये करना चाहता हूँ, लेकिन यदि आपको लगता है कि वो नहीं कर सकता है तो जबरन उसको भी थोड़ा उस सेंस में, लेकिन उसे मौका देना चाहिए, लेकिन उसके ये नहीं कि उसी मौके में वो आगे चलता चला जाए फिर पूरी तरह से फेल हो जाए, तो उसे रास्ता उसको भी दिखाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपके मैंने पुराने भाषण सुने, हिंदी दिवस पर भी सुना है। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूँ। जब हम देखते हैं दक्षिण भारत में जाते हैं, हिंदी का कई बार विरोध भी हुआ है कि हिंदी थोपी जा रही है। फिर आपके भाषण बताते हैं कि हिंदी पूरे राष्ट्र को एकजुट रखने में कामयाब है। कुछ जगह अंग्रेजी का भी विरोध होता है, भाषा की पैरवी करते करते। आप हिंदी भाषा के बारे में क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में कितना जरूरी है और दूसरी भाषाएं कितनी जरूरी है? देखिए, मैं इस पे 3 बातें कहूँगा कि जैसे हम कभी कभार हम बात कर देते हैं कि इंग्लिश जानना, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन जो है, इंटरनेशनल लेवल पे बात करने के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। मैं इसी तरह ये बात कहूँ कि यदि मैं हिंदुस्तान में हूँ तो मुझे हिंदी आती है तो मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि जो मातृभाषा है उसमें भी हमें अपना जो है बच्चे को पूरा, यदि वो मान लो मैं कहूँ कि 10वीं तक पूरी पढ़ाई, वो 10वीं तक क्या उसके आगे की पढ़ाई भी अपनी भाषा में करता है, तो आज की NEP भी यही कहती है, उसमें भी कोई एतराज़ नहीं। आज ही मैंने अपने भाषण में सुबह एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई एक बच्चा था जिसमें उसने कुछ लेज़र स्टिचिंग का कह लीजिए बॉडी के पार्ट में, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल इसके बारे में बताया था कि एक बच्चा है वो हिंदी नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, लेकिन उसने इतना बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। मराठी का बच्चा है। तो अपनी भाषा में कहते हैं जो आदमी जो है इनोवेट करता है, अपनी भाषा में सोचता है, और इनोवेशन ही आज की हमारी ज़रूरत है, ठीक है। तो बच्चा जो भाषा में आगे बढ़ता है मतलब उसमें बढ़ना चाहिए, किसी भाषा पे कोई वो नहीं। हाँ, कनेक्टिविटी जो है आजकल बात होती थी, लेकिन आजकल मैं समझता हूँ ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं कि आदमी कुछ बोल रहा है, किसी भाषा में बोल रहा है, आदमी दूसरी भाषा में सुन रहा है, उसका जवाब दे रहा है, उस तीसरे आदमी उसे सुना रहा है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, आ ही गई है, सारी चीज़ें हैं। हम एक भाषा में पढ़ते हैं, किताब को पढ़ाते हैं, उसे कहते हैं मुझे तुम हिंदी में सुनाओ, वो हिंदी में सुनाने लगता है। पंजाबी में को तो पंजाबी में सुनाने लगता है, किताब इंग्लिश में लिखी हुई है। अगर हम बात करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मैं पूरा पढ़ा तो है 1-2 बार, पर बहुत ज़्यादा गहराई में NEP को नहीं पढ़ पाया हूँ। AI की हम बात करें, AI एक बेस है NEP का, मैं सही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, AI बेस नहीं है, AI पार्ट है। AI पार्ट है जो, तो AI को लेकर के पूरे विश्व में कि AI के संभावित खतरों को लेकर के बहुत चिंतन मनन हो रहा है। प्रोफेसर साहब क्या सोचते हैं इस बारे में? जो है देखिए, जैसे कंप्यूटर आए थे, ठीक है, और कंप्यूटर के साथ फिर अब दूसरे इंजन आ गए, सर्च इंजन आ गए, जहाँ पर आपको सब मिल जाता था, गलत भी मिलता था, ठीक भी मिलता था, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज लगता था, ठीक है। किताबें आई तब भी लगता था चैलेंज आ गया कि किताबें या प्रिंट हो जाएंगी, किताब पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे घर ले जाके पढ़ लेंगे, ये शुरू की बात है। तो इसी तरह जो AI आया है, AI जो है अभी आपको चैलेंज लग रहा है, लेकिन AI आप इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं,
इस जैसे कंप्यूटर को आप अवॉइड नहीं कर पाए, इंटरनेट को आप अवॉइड नहीं कर पाए, इसको भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसको लोग यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे तो इसका जो है हमें सही दिशा में क्या उपयोग होना है उसे ढूंढना है, और इसका क्या चैलेंजेस है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो हम ये माने एनईपी के बाद जो है, एनईपी के अंदर ही जो एक पार्ट के रूप में हम देखें, जैसे कोई कारपेंटर है, उसको बहुत बढ़िया कुर्सी बनानी आती है, एक व्यक्ति है जिसको मटका बहुत बनाना आता है, परंपरागत विधा, परंपरागत ज्ञान, भारतीय ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसको लेकर के आपका क्या विजन है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या विजन है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या विजन है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या विजन है? देखिए, जहाँ भारतीय ज्ञान की बात है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात करती है हमारी एनईपी, तो उसमें हमें दिखना है कि हम कितने हजारों सालों से इस तत्व ये हम चल रहे हैं, और इसमें हम आगे बढ़े थे, फिर पीछे हो गए, कुछ हमारे इतने लड़ते रहे, कुछ इतने गुलाम रहे इतने वर्ष, तो उससे जो है हम पीछे भी हो गए। तो कहीं पर जो है हमने एक बात है कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को ना उसको पीछे छोड़ दिया, और उसमें जो चीज़ें जो हम दूसरों को बता सकते थे कि ये आप इसके ऊपर रिसर्च करके, क्योंकि आज जो बात करते हैं एक डिफरेंट दिशा हो गई कि हमें रिसर्च करके प्रमाणित करके दिखाना पड़ता है कि ये जो है ये खा लेंगे तो ये दवाई बन गई है, तो इसको बहुत सालों तक उसे वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो इसी तरह जो हमारा जो ज्ञान था वो एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग थी, तो उससे जो है उसको हम दूसरी तरह दिखा नहीं पाए। तो इसलिए जो है हमें लगता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर चाहे हमें उसमें अपना योगों का भी काउंट करें, तो आप सभी लोग मानते हैं, सभी लोग उसको बात को पहचान रहे हैं कि यस इसका इफेक्ट है। मैंने सुना है प्रोफेसर साहब रामायण को लेकर के उसकी जो कुछ लिखा है उसको वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध कर रहे हैं, अपनी बातों में बता रहे हैं। सिद्ध हो चुकी, मैं तो सिर्फ क्लास में जाकर उसे पढ़ा रहा हूँ कि देखिए वाल्मीकि रामायण के पुष्पक विमान है, कुछ संदर्भ मुझे थोड़ा सा बताएंगे? वाल्मीकि रामायण, पुष्पक विमान की बात नहीं, वाल्मीकि रामायण है, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें, जैसे भगवान राम है, उनके उस वक्त जब पैदा हुए उनकी ग्रहों की दशा क्या थी, उनकी ग्रहों की दशा से मैं कहूँ कि हम उसके समय को निकाल सकते हैं। तो पूरा प्लेनेटोरियम जैसे सॉफ्टवेयर है उसको लेके उससे सारी चीज़ें निकाली गई हैं। ऐसे काल गणना हो रही है उससे 10 डेट्स जो है हमने निकाली है, और एक दूसरे से सारी कोरिलेट हो रही हैं। और जैसे कहते हैं राम सेतु है, राम सेतु का हमें नासा ने बताया, और आज की यदि हम देखें राम सेतु नीचे है, यदि हम हजारों साल पहले देखें कि राम सेतु क्या सी से ऊपर था कि नहीं था, सरस्वती की तरह, सरस्वती का भी लुप्त होने का आपको मिल रहा है। तो सारी जो इसमें देखे आपकी जहाँ हरियाणा में ही कम से कम 300 से ज़्यादा जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एक वो ब्रह्मावर्त भी इधर चौवन ऋषि का जो जहाँ आप रह रहे हैं वो भी बताते हैं। राखीगढ़ी है, त्रिगनाणा है, तो वहाँ 3000 साल पहले, 5000 साल पहले लोग वहाँ रहते थे। वहाँ उनकी पुरानी इंडस्ट्रीज का मिल रहे हैं, गोल्ड मिल रहा है, तांबा मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमने कुछ घटित चीज़ें है, जो सच्चाई है हमको हिस्ट्री को दोबारा से मैं कहूँगा कि रीराइट करना पड़ेगा किताबों से, इन चीज़ों से सब चीज़ों को जोड़कर अध्ययन करके करना पड़ेगा। कोई इसमें वो नहीं है कि आप उसको बिना अध्ययन किए हम दूसरों के सामने ले पाए। मुझे ध्यान है भारतीय शिक्षण मंडल के साथ भी एक MOU साइन हुआ था, और उसके बाद में कुछ चर्चाएं ऐसी आई थी, कुछ विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी जो है चर्चाएं चल रही है, कुछ MOU हुए जिन पर काम हो रहा है। हाँ जी, है उसमें, क्योंकि देखिए भारतीय शिक्षण मंडल है, जब विज्ञान भारती हैं, ये सभी देखिए उसमें संस्थाएं हैं, विद्या भारती है, ये पूरा अपने संगठन जो है अपने देश की जो मैं कहूँगा कि ज्ञान की पूंजी है, उसको हम डिफरेंट भाषाओं में लिखी हुई है, उसको हम उसमें से सच्चाई निकालने की, और उसमें से और जो चीज़ें जो आज भी लोगों के काम आ सकती हैं, तो उनको भी देखकर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है इसके ऊपर काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि हम अपने यंग जो स्टूडेंट हैं उनमें ये गर्व उनको महसूस करा सकें कि यस हम बहुत कुछ जानते थे, हमारे में ऐसी शक्ति है कि हम कुछ कर सकते थे और आज कर सकते हैं,
आज हम चंद्रायन जो है इसी बात का उसको प्रमाणित करता है कि नहीं, यस वी कैन डू इट। तो विद्यार्थी यदि इस बात को लगे कि यस वी कैन डू इट तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो ये मैसेज है वी कैन डू इट जो। सर NEP 2020 में हुई लॉन्च। यस। काफ़ी समय बीत गया है। जी। एक कुलपति के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका इम्प्लीमेंट किस स्तर तक हो गया है? 10%, 20%, 50%, कहाँ कितना कर पाए हम काम जो? नहीं, देखिए इसका परसेंटेज का तो ऐसा नहीं हो मैं सकता। उसको वापस ले लेता हूँ। आप कितना मतलब हम आगे बढ़ पाए? क्योंकि ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, यदि हम कहें कि भाई यदि हम स्कूल में भी परिवर्तन है, प्री स्कूल में भी है, इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, फिर बच्चे को छठी क्लास से वोकेशनल स्टडीज़ हैं, फिर हमारे जो 10वीं में 12वीं में परिवर्तन आएगा, फिर हमारे फिर से दोबारा से हमारे हायर एजुकेशन में परिवर्तन आएगा। कुछ चीज़ें जो है हम ऊपर से शुरू कर सकते हैं, कुछ नीचे से आती आएंगी। तो परिवर्तन आते आते ही मुझे लगता है कम से कम यदि सारा पूरी सिस्टमेटिक भी चले तब भी लगता है कि मुझे 15 साल मिनिमम लगेंगे। एक अभी चर्चा चल रही थी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की। आप तो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं। तो अभी हम जो बड़ा चैलेंज है पूरे विश्व के सामने ही है, ये मैं भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, पर्यावरण का जो है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका अदा करने जा रही है? क्या अब तक किया है? फसलों के अवशेष के बारे में तो मैंने एक बार सुना था कुछ काम हुआ है, और कोई काम इस दिशा में हुआ हो जो कोई आप बता सकें हमारे दर्शकों को? देखिए, पर्यावरण हमारे यहाँ पर एक अपना डिपार्टमेंट भी है और सभी लोग जो है पर्यावरण से हम इसके ऊपर कार्यक्रम भी कराते रहते हैं। और अभी पानी पे भी इस एरिया में पानी कम है तो पानी के ऊपर भी हमने किया कि कैसे हम अपने जो पौंड जो है वो उसको सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें हमने अपना पौंड्स की एक पूरी टीम बनाई हुई है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में, और वर्मी कंपोज है, ये सब चीज़ें जो है कर रहे हैं। और इसमें जो है हम कैसे हम इस प्रदेश को नहीं, इस महेंद्रगढ़ रीजन को कम से कम ये दिखाएं कि कैसे जो है हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पूरा ग्रीनरी होके इसमें ग्रीनरी हम शो कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने देखें, आसपास के लोग देखें कि कैसे इसको हम इस रीजन को और बेहतर बना सकते हैं। सर एक बड़ा चैलेंज दूसरा भी है, अब किसानों की बात हो रही है पूरे देश में। जब हम देखते हैं खेती को घाटे का सौदा मान लिया गया, जोत छोटी होती जा रही है जो सब जगह। पहले 5-5 हेक्टेयर के जमींदार थे बहुत ज़्यादा, अब छोटी जोत होती आ रही है। प्रोडक्शन बढ़ाने का भी चैलेंज है और प्रोडक्शन की कॉस्ट का भी एक बड़ा चैलेंज है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के स्तर पर जो है, अभी हम जब देखते हैं बच्चा कोई भी आएगा वो कहेगा कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँगा। जी। किसान बनने के लिए कोई बच्चा कभी आपके ध्यान में आता है कि कोई किसान बनना चाहता है? ऐसा माहौल कोई क्रिएट हो रहा है? जैविक खेती की बातें हो रही है, कुछ ऐसा आपके नॉलेज में है कि ये चीज़ें भविष्य में किसान तैयार कर देगी जो है? नहीं, इसमें देखिए क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर साइंस सच नहीं है, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है इसकी तरफ रुझान दिलाते हैं। जैसे हमारे पास मिलेट्स का है, जी। न्यूट्रिशन बायोलॉजी हमारे पास डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हम फूड प्रोसेसिंग का हम देखते हैं कि कैसे हम उनको कर सकते हैं। न्यूट्रिशन यहाँ पर मिलेट्स जो इस रीजन में काफ़ी है, तो मिलेट्स के लिए हम कई वर्कशॉप लगाते हैं और जहाँ के किसानों को बुलाते हैं कि कैसे हम जो है मिलेट से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अभी जो है मैं किसानों की यदि थोड़ा सा उस पर बात करी तो हमें बहुत सारी इस कंट्री की तरफ ओवरऑल देखना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारा जो कुछ फसलें हैं जो बहुत सारा हमारे पास, जैसे अनाज ही है, तो अनाज हमारे पास हो सकता है अगले 2-3 साल के लिए पड़ा हो। लेकिन आज की डेट में भी यदि हम कहूँ कि वनस्पति जो तेल हम जो खाते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यदि हम इसी चीज़ को देखें कि क्या क्या फसलें हमें उगानी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, इस रीजन में मैं देखता हूँ हमारे आस डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, उस पे सरसों जो है, फॉर एग्जांपल सरसों जो है MSP से ज़्यादा, MSP तो शायद ही सरसों उससे ज़्यादा से रेट पे मार्केट में बिक रही होती है। तो ये जो है यदि हम अपनी फसलों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग जताएंगे तो मुझे लगता है कि किसान को इस तरफ हो सकता है उनको आमदन भी ज़्यादा हो। और आमदन बढ़ाने के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जिसके पास लैंड है।
तो मैं समझता हूँ उसको कुछ इस तरफ जो है हमें, शायद आप सही कह रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय को थोड़ा और जागरूक कराना चाहिए कि कैसे वो उनकी आमदन जो है और बढ़ सकती है। सर, अब अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। जी जी यूनिवर्सिटी के स्तर पर जी। हमारे पास अभी कितने स्टूडेंट हैं टोटल जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, और कितने हमारे पास डिपार्टमेंट हो चुके हैं, क्या पाइपलाइन में है? मैं आपके विश्वविद्यालय की अचीवमेंट जानना चाह रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों की, और भावी जो कार्य योजना है, वो जो भविष्य का जो रोड मैप है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, ये हमारा विश्वविद्यालय जो है ए ग्रेड नैक द्वारा प्रमाणित है और इसमें हमारे पास 34 विभाग हैं और इसमें 34 विभाग में लगभग हम कहें कि 85 जो प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट्स में पीएचडी है। और ये 34 विभाग जो मैं कहूँ कि हमारे पास जो हैं वो उसमें ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज भी हैं, साइंसेज भी हैं, फिजिकल साइंसेज भी हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, ठीक है, और इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट है और लॉज। ये मेजर हमारे जो डिपार्टमेंट्स जो हैं चल रहे हैं, यही होते हैं सभी पर, ज़्यादातर जो विश्वविद्यालय में यही होते हैं, मेडिकल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास वोकेशनल स्टडीज़ भी डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं जिसमें हम वोकेशनल स्टडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास लगभग उसमें 200 सीट्स हैं हर साल, और लगभग मैं कहूँ कि इस हमारे टोटल जो है 4500 विद्यार्थी जो हैं इसमें पढ़ रहे हैं और लगभग 700 में इसमें शोधार्थी हैं। एक आम चर्चा हम लोग सुनते हैं, फैक्ट तो आपको ज़्यादा पता है, कि यूजीसी ने मुट्ठी बेची हुई है, जो है कितना सच है? दरिया दिली से पैसा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? देखिए, दरिया दिली तो नहीं होनी चाहिए, दरिया दिली भी नहीं होनी चाहिए, मुट्ठी तो ठीक है होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि कोई हमें कोई सी बात की ऐसी नहीं है कि प्रॉब्लम आती है पैसे की, कि सैलरी जो है सारी की सारी डायरेक्ट वहाँ से आ जाती है, बाकी जो हमारा अपना पैसा होता है वो हमारे पास ही होता है। 5 साल जो रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग्स की, उनका पैसा मिल रहा है। हाँ, बिल्डिंग बनाने का सेपरेट देती हैं, सैलरी का वो सेपरेट देती हैं, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई हमारे पास उसकी कमी नहीं है। बाकी जो रेकरिंग खर्चा है वो भी वो देती हैं, रेकरिंग खर्चा भी देती हैं, उसके अलावा भी हमारे पास जो है सफिशेंट पैसा होता है। यदि उनको लगता है कि हमारी कोई यदि हम कहें कि हमारी जो 2 करोड़ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, वो उसको यदि वो समझते हैं कि है तो वो दे देते हैं। आज विज्ञान दिवस है और हमारे साथ आप बैठे हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। तो विज्ञान को लेकर के 2 चीज़ें चलती है अभी भी, जो विज्ञान और अंधविश्वास। बच्चों में वैज्ञानिक चित्त विकसित नहीं हो रहा है। मेरी फीडबैक है, मैं स्कूलों में जाता हूँ, जहाँ भी जो है बोलने जाता हूँ, बच्चे अनुसरण कर रहे हैं, जो मैं अभी पहले कह रहा था। तो विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिक चित्त बच्चों में पैदा हो, बच्चे विज्ञान की ओर उनका रुझान बढ़े, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इससे थोड़ा उठ के बात करना चाहता हूँ कि ये विज्ञान दिवस जो है विज्ञान की अवेयरनेस के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत, हम देखो, हम 75 साल इस देश को आज़ाद हो गए, बच्चे जो हैं उनको पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि हम जो हमारे कानून में भी लिखा कि बच्चे को साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका बनना चाहिए, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका यदि आज हमारे जो देश की ज़रूरत है, इस बार जो मैं कहूँगा कि जो हमारा थीम था इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत था, उसमें मतलब ये था कि हम ये चाहते हैं कि साइंस से आप उसको आगे बढ़िए, कि साइंस से टेक्नोलॉजी तक जाइए, साइंस से कुछ इनोवेट करिए, ताकि जो है हमारे जो अपनी ज़रूरतों है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइंस को यूज़ करके अपने देश को और बेहतर बना सकें। तो साइंस को यूज़ करने का थीम होना चाहिए। तो आपकी बात ठीक है सर। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा। धर्म, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, आप इसको अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हो, मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी का आदर करता हूँ। विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में गीता, रामचरितमानस या दूसरे धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाना कितना जरूरी है या नहीं, जरूरी है तो क्यों? देखिए, आपने बात धर्म से शुरू करी,
तो मैं धर्म से, आप गीता को ले लीजिए, पहला शब्द उसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात करता है। जी जी ठीक है, जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं तो दो वहाँ पर कौरव और पांडव, जी जी कौरव और पांडव की लड़ाई होती है। कौरव पांडव जो है दोनों के धर्म तो एक ही थे। जी। जो आज धर्म की आप परिभाषा बात करते हैं, रिलीजन की मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपसे जानने आया हूँ जो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तो रिलीजन की बात है। मैं तो खाली होकर के आता हूँ, पूछने आता हूँ। वो रिलीजन जो है, वो रिलीजन और धर्म जो है दोनों अंतर चीजें हैं। तो मेरा धर्म जो है मेरा कर्तव्य है, ठीक है, वो तो पढ़ाया जाना चाहिए, कर्तव्य है। जी, हम समापन की ओर बढ़ते हैं, आपका अधिक समय नहीं लेंगे। भारतीय जो ज्ञान चर्चा में कर रहा था, वो एक सवाल मेरे पास आया था जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या कुछ किया जा रहा है। ये देखिए, मेरा अपना विचार है कि जैसे किसी ने कहा है कि जी हमारे पास बहुत सारे अपनी जीवन की जो शैली है उसमें हम बहुत सारे, हमारे पास परिणाम तो है बट प्रमाण नहीं है। ठीक है ना, आपको पता है ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन आपको उसको परिणाम करने के लिए हमें जो एज ए शिक्षक जो है हमें ये करना चाहिए कि उनके परिणाम लाके उनको दूसरों के सामने लाना चाहिए कि ये भारत के ज्ञान परंपरा में ये दम है, ये इसको जो है आज भी आप इसको ले सकते, उस पे काम करने की उसकी जरूरत है, ये मैं समझता हूँ। और ये नहीं है कि जो कई चीज़ें देखो, एक होता है आस्था होती है, एक विश्वास होता है। लोग, बहुत सारे लोग जो है उसमें आके बीच में अंधविश्वास भी कर जाते हैं। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए, कोई इसमें कोई बात नहीं है। आपने यहाँ हजारों बच्चों को ज्ञान दे दिया, आपने, आपके स्टाफ ने, सबने मिल करके। उनके प्लेसमेंट की क्या सिचुएशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की? देखिए, मैं प्लेसमेंट के लिए मैं सबसे ज़्यादा मैं संवेदनशील प्लेसमेंट के जरिए रहता हूँ। मैं उनको कोशिश करता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि उनको हम अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी कंपनी से उनका वो करवाएं, ट्रेनिंग भी कराएं जो कंपनियां उनको आगे लेने वाली है। और ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल जो है मेरा पूरी तरह एक्टिव है, हर डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेटर है और कसी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो बच्चों की प्लेसमेंट और बढ़े। आपने प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को सुना, हर बात तथ्यात्मक इन्होंने जवाब दिया। विज्ञान की ज़रूरत है, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है इनकी बातें सुनकर आप अपने जीवन में धारण करेंगे और कामयाबी के सफ़र की ओर 2 कदम और बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी आप।